नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, एक विशाल इमारत बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है? एक पक्का ब्लूप्रिंट। सही कहा ना? बिल्कुल उसी तरह किसी भी राज्य की पूरी व्यवस्था को बिना डगमगाए सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मास्टर ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है। और भारतीय शासन व्यवस्था में वो अल्टीमेट ब्लूप्रिंट है हमारे संविधान का भाग 6। आज हम इसी पूरे ढांचे को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि हमारे राज्य असल में कैसे काम करते हैं। अब इस हिस्से का दायरा कोई छोटा मोटा नहीं है। ये सीधे अनुच्छेद 152 से शुरू होकर 237 तक जाता है। आर्टिकल्स की इतनी लंबी लिस्ट देकर ही अंदाजा लग जाता है कि संविधान निर्माताओं ने राज्य की मशीनरी के हर एक गियर, हर एक छोटे से छोटे पुर्जे को कितनी बारीकी से सेट किया है। मतलब काम कैसे होगा, इसे लेकर कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। तो इसे आसानी से समझने के लिए हम पूरे स्ट्रक्चर को 5 तार्किक हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहले एक बेसिक परिचय, फिर राज्य की कार्यपालिका, उसके बाद विधानमंडल, फिर कानून और पैसों से जुड़ी प्रक्रियाएं, और अंत में राज्य की न्यायपालिका। बस इसी क्रमिक प्रवाह में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले अध्याय 1 से शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मशीन के फंक्शन को समझने से पहले उसकी नींव समझना जरूरी है। अध्याय 1 बस यही काम करता है। ये उस भारी भरकम प्रशासनिक और कानूनी ढांचे के लिए एक ग्राउंडवर्क तैयार कर देता है। और ये ग्राउंडवर्क शुरू होता है अनुच्छेद 152 से। ये सुनने में काफ़ी बेसिक लग सकता है, लेकिन ये आर्टिकल बिल्कुल साफ कर देता है कि इस पूरे भाग के लिए राज्य का एक्चुअल मतलब क्या है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि आगे चलकर शक्तियों और नियमों को लागू करते वक्त कोई भी कन्फ्यूजन ही ना रहे, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब अध्याय 2 पर आते हैं, राज्य की कार्यपालिका। सवाल ये है कि आखिर राज्य चलाता कौन है? मान लेते हैं कि संविधान हमारी एक स्क्रिप्ट है, तो कार्यपालिका वो लोग हैं जो उस स्क्रिप्ट को सच में जमीन पर उतारते हैं। इसमें अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक का पूरा हिस्सा बहुत ही अहम है। ये राज्यपाल की शक्तियों का पूरा खाका तैयार करता है। राज्य की पूरी कार्यकारी ताकत उन्हीं के पास होती है। और इसमें अनुच्छेद 161 तो और भी दिलचस्प है। ये राज्यपाल को क्षमादान या कुछ मामलों में सजा को कम करने या निलंबित करने की एक बहुत ही स्पेशल और पावरफुल शक्ति देता है। लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति तो पूरा राज्य नहीं चला सकता ना, इसलिए ये एक टीम वर्क का मामला है। एक तरफ राज्यपाल हैं जिन्हें सपोर्ट और सलाह देने के लिए अनुच्छेद 163 के तहत मंत्री परिषद होती है, और दूसरी तरफ कानूनी मामलों को देखने के लिए अनुच्छेद 165 के तहत राज्य का महाधिवक्ता होता है। ये सब मिलकर एक मजबूत कार्यपालिका बनाते हैं। अब बढ़ते हैं अध्याय 3 की तरफ। ये है राज्य का विधानमंडल, यानी वो जगह जहां कानून बनते हैं। प्रशासन को समझने के बाद अब फोकस उन पर है जो वास्तव में नियम तय करते हैं, यानी हमारे विधि निर्माता। अनुच्छेद 168 से 171 के बीच दोनों विधायी सदनों का बहुत ही साफ साफ कंपैरिजन किया गया है। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ राज्यों में सिर्फ विधानसभा होती है, जबकि कुछ में विधान परिषद भी मौजूद होती है। इन सदनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये कैसे बनेंगे और कैसे खत्म होंगे, ये सब कुछ यहाँ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से तय किया गया है। और हाँ, लॉजिस्टिक्स के मोर्चे पर भी संविधान ने कोई ढील नहीं दी है। अनुच्छेद 178 और उसके आगे के आर्टिकल्स विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति की भूमिकाओं को बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। उनका चुनाव कैसे होगा, कुर्सी खाली कैसे होगी और वे पूरे कामकाज को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब बहुत ही क्लैरिटी के साथ दर्ज है। इसके बाद आता है अध्याय 4, विधायी और वित्तीय प्रक्रियाएं। देखिए, कानून बनाना अपनी जगह है, लेकिन राज्य चलाने के लिए असल में क्या चाहिए? धन, पैसा। अब हम देखेंगे कि सदनों के अंदर कानून और खासकर बजट को कैसे पास किया जाता है। अनुच्छेद 196 से 201 के बीच की पूरी कहानी को हम एक बिल की लाइफ जर्नी कह सकते हैं। एक सिंपल सा आइडिया, कानून कैसे बनता है, वो पूरा सफर यहीं से तय होता है। और इसमें सबसे क्रूशियल पॉइंट है अनुच्छेद 199, जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली डिफाइन करता है कि धन विधेयक क्या है। इससे पैसों से जुड़े मामलों में पूरी पारदर्शिता बनी रहती है। आमतौर पर वित्तीय प्रक्रियाएं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन अनुच्छेद 202 के बाद इन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में बांट दिया गया है। सबसे पहले वार्षिक वित्तीय विवरण पेश होता है, फिर उस पर विधानमंडल में प्रक्रिया होती है, और फाइनली अनुच्छेद 204 के तहत विनियोग विधेयक पास किया जाता है।
आसान भाषा में कहें तो इसी से राज्य के खजाने से पैसा निकालने की कानूनी मंजूरी मिलती है। इस सिस्टम की एक और बड़ी खूबी देखिए। मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए और सदन का सेशन ही ना चल रहा हो, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अध्याय 4 का अनुच्छेद 213 राज्यपाल को तुरंत अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने की विधायी शक्ति देता है। ये दिखाता है कि संविधान निर्माता हर स्थिति के लिए कितने तैयार थे। अब आते हैं आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 5 पर, राज्य की न्यायपालिका। विधायिका ने जो कानून बनाए और कार्यपालिका ने जिन्हें लागू किया, उनकी व्याख्या करने और उन पर नजर रखने का काम न्यायपालिका का ही है। न्यायपालिका के स्ट्रक्चर में भी एक बहुत ही स्पष्ट बंटवारा मौजूद है। एक तरफ अध्याय 5 में उच्च न्यायालयों की बड़ी बड़ी शक्तियों का जिक्र है, जो अनुच्छेद 214 से 232 तक हैं। वहीं दूसरी तरफ अध्याय 6 में 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के लोकल कर्तव्यों को स्पष्ट किया गया है। ये एक परफेक्ट हायरार्की बनाता है। अगर हम अनुच्छेद 214 से 226 पर नजर डालें, तो ये सिर्फ हाईकोर्ट बनाने की बात नहीं करते, बल्कि जजों की नियुक्ति के लिए एक बहुत ही कड़ा ढांचा पेश करते हैं। और इसी में आता है बहुत ही पावरफुल अनुच्छेद 226। ये हाईकोर्ट को रिट जारी करने की ताकत देता है, जो नागरिकों के अधिकारों को बचाने का एक बहुत ही मजबूत हथियार है। और अध्याय 6 को देखें तो पता चलता है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं है, बल्कि एकदम ग्राउंड लेवल तक काम करता है। जिला स्तर के जजों की नियुक्ति से लेकर छोटे कोर्ट्स को कंट्रोल करने तक ये अध्याय पक्का करता है कि न्याय और एडमिनिस्ट्रेशन की पहुंच निर्बाध रूप से हर एक जिले के कोने कोने तक हो। तो ये पूरी जर्नी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ी करती है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच शक्तियों का जो ये शानदार संतुलन बनाया गया है, वो हमारे रोजमर्रा के प्रशासन को कैसे प्रभावित करता है। ये ढांचा इसीलिए है ताकि कोई भी अंग अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अगली बार जब भी राज्य सरकार की कोई भी कार्यवाही सामने आए, तो सोचिएगा कि उसके पीछे इसी बेहतरीन संवैधानिक ब्लूप्रिंट का हाथ है। इसी विचार के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं समाप्त करते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है ना।